हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में मैनेजर कहते हैं कि जू इस हाल का मेंबर बन गया है और ये पिछले महीने संगीत के कंपटीशन में नंबर 1 पर आया था। प्रोफेसर ये बात सुनते हैं और साथ ही कहते हैं, अच्छा आप जू ख़ानदान से है, फिर तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जू प्रोफेसर की बात सुन तो लेता है लेकिन आगे से कोई रद्द अमल नहीं देता। असल में जाओ बैठा उस लड़की को देख रहा होता है और साथ ही कहता है कि काफ़ी दिन हो गए आपको देखे हुए। पीस कैसी हैं आप? ठीक हैं, आप तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। टीचर कहती हैं कि जाओ प्रोफेसर आपसे बात कर रही हैं और तुम्हारा ध्यान किस तरफ है, उनकी बात तो सुन लो पहले। जाओ मिस से कहता है कि आखिरी नीलामी में जो चीज़ मैं आपसे लेकर गया था मैं उसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा माजरत ख़्वाह हूँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं उस चीज़ को वापस कर सकता हूँ। साथ ही मिस गुस्सा हो जाती है जाओ की इस हरकत पर और साथ ही कहती है कि अपने हाथ मेरे ऊपर से हटाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही प्रोफेसर को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, कमीने बेगैरत इंसान, यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि तू सारी ज़िंदगी उसको याद कर करके पछताता रहेगा। साथ ही किंशु की बातें सुन रहा होता है और उस किंशु को गुस्सा आ जाता है और वो चम्मच उठा के जू के माथे पर मारता है। जाऊ चलाकर कहता हूँ, इतनी ज़ोर के लगा, मुझे ये बताओ कि ये चम्मच किसने मुझे मारा है, कितनी किसकी हिम्मत है। साथ ही किंशु खड़ा हो जाता है और गुस्से में चलाकर कहता है कि 3 सेकंड में यहाँ से निकल कर दफ़ा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब ऐसा करने की। साथ ही जाऊ को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल को उठा लेता है और मेज़ को उठा के सीधा किंशु की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो मेज़ किंशु की तरफ आता है तो किंशु अपने एक पंच से उस मेज़ को तोड़ देता है और वो मेज़ टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और सारे ही ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक पंच से किंशु ने वो मेज़ को टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही किंशु उस जू की तरफ बढ़ता है और कहता है कि इस तरह तो बाज नहीं आएगा। जैसे ही किंशु जू की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी हरकतें मार खाने वाली हैं और तुम्हारा मरने का इरादा है। तुम जल्दी से माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मेरा दिमाग घूम गया तो मुझे उम्मीद है कि मेरे हाथ से तुम बच नहीं पाओगे। साथ ही किंशु कहता है कि तुमने मेरे पंच की पावर तो देख ही ली है और मैं तुम्हारे फेस पे इतने मुक्के मारूंगा, इतने मुक्के मारूंगा तुम अपने आप का चेहरा भी पहचान नहीं पाओगे। किंशु की ये बात सुन के साथ ही जाओ डर जाता है और कहता है, ये इतना पावरफुल है कि इसने एक ही पंच से इतना बड़ा मेज़ को टुकड़े टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे इसको हराने के लिए कोई और ही तरीका आजमाना पड़ेगा। किंशु कहता है कि तुम अभी तक वहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम अब माफ़ी मांगना चाहते हो कि ये मेरे हाथ से अपने चेहरे पे मुक्के खाना चाहते हो। और साथ ही जू किंशु को कहता है कि लॉर्ड्स हॉल के कानून के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। और साथ ही जू किंशु को कहता है कि इस हाल के कवानीन के मुताबिक आप इस मुकाबले के चैलेंज को मना भी नहीं कर सकते। साथ ही किंशु कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? साथ ही मिस्टर जू कहते हैं कि मैं यहाँ पर अब कवानीन के मुताबिक यहाँ का VIP मेंबर हूँ और मैं यहाँ के हाल के कवानीन के मुताबिक किसी को भी चुनौती दे सकता हूँ और अगर कोई हार जाता है और चुनौती को कबूल नहीं करता तो उसको कभी भी लॉर्ड्स हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो बताता है कि हारने वाले को अपनी सलाहियतों को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और दोबारा इस्तेमाल ना करने का भी वादा करना होगा। और मैं संगीत का एक बहुत अच्छा मास्टर हूँ और मैं तुम्हें लिहाजा संगीत में चुनौती देता हूँ। और बच्चे, तेरा मेरे साथ कोई मुकाबला भी नहीं है, तुम देखना क्या बनता है तुम्हारे साथ। मैनेजर साथ ही दरमियान में आ जाती है और कहती है कि जो तुम और प्रोफेसर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लिहाजा इस चुनौती को तुम वापस ले लो, ये अच्छा नहीं है। साथ ही जो कहता है कि मैनेजर साहब आप बिल्कुल असूल पसंद है लेकिन मैं इस VIP मेंबर होने के साथ साथ इसको चुनौती देता हूँ। जो किंशु को कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, मैं कभी भी अपने असूल नहीं तोड़ता। अगर तुम मेरी चुनौती को कबूल नहीं कर सकते तो वो सामने रास्ता है, तुम जा सकते हो। किंशु थोड़ी देर बाद सोचने के बाद जवाब देता है कि आपको यकीन है भाई कि तुम मेरे साथ संगीत का मुकाबला करना चाहते हो? साथ ही ये बात किंशु की सुन के जू कहता है, क्या इसको भी संगीत का पता है? क्या ये भी संगीत के बारे में कुछ अच्छा जानता है? क्या ये मुझे हरा सकता है? फिर भी जो भी हो, अगर ये जानने के बावजूद मुझे हरा सकता है फिर भी मैं इसके साथ संगीत की शर्त ज़रूर लगाऊंगा।
साथ ही जू किंशु को कहता है कि मैं अपने कैरियर की आपके साथ शर्त लगाता हूँ, तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए क्या है। किंशु कहता है ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको एतमाद होना चाहिए कि मैं कभी भी आपको जीतने नहीं दूंगा। किंशु मिस जू को कहता है कि ठीक हो गया, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें 10 मिलियन मुझे अदा करने होंगे और उसके बाद तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी ये संगीत का इस्तेमाल नहीं करोगे और उसके बाद तुम्हें हम सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ख़ुसूसन हम स्पेशली मिस से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और साथ ही किंशु कहता है कि मैं इसमें 10 बिलियन की शर्त लगाता हूं और साथ ही जू कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे 10 बिलियन भी अदा करोगे। ही प्रोफेसर कहते हैं कि किंशु की ज़मानत मैं लेता हूं और अगर किंशु हार गया तो किंशु की रकम 10 मिलियन मैं अदा करूंगा। साथ ही मिस्टर जू मैनेजर को कहता है कि मैनेजर साहब आप दूसरे मेहमानों को जज के तौर पर यहाँ पर लेकर आए ताकि वो यहाँ का फ़ैसला कर सके और मैं देखता हूँ कि ये कैसे जीतता है मुझसे। साथ ही किंशु कहता है कि मैं देख लेता हूँ तो क्या कर लेगा और मुझसे जीत के तो दिखा। साथ ही मैनेजर कहते हैं कि मिस्टर जू के संगीत के साथ इसको शुरू करते हैं और साथ ही कड़े वो धुन बजाना शुरू करता है। पास खड़े लोग कहते हैं कि क्या ये धुन बजा रहा है, ये तो बादलों से भी ऊंची और नदी से भी ऊंची धुन बजा रहा है, क्या कमाल की धुन है, ऐसी धुन तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। साथ ही मिस खड़ियती कहती है कि मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन ये जोन बहुत अच्छी धुन बजाता है। और साथ ही वहाँ पर मैनेजर आ जाती है, कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। साथ ही वो किंशु को कहती है कि माजरत मैं तुम्हारे लिए बजाने के लिए गौकर नहीं ला सकी। प्रोफेसर मैनेजर से पूछते हैं क्या हुआ मैनेजर कहते हैं एक बुरी खबर है, यहाँ पे जितने भी गौकन प्लेयर्स हैं उन सबके पास मैं गई थी लेकिन वो सारे मिस्टर जू के दोस्त हैं, लिहाजा उन्होंने गौकन देने के लिए इनकार कर दिया, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। साथ ही किंशु मैनेजर की यह बात सुनता है और हैरान हो जाता है। फिर वो कहते हैं मैनेजर साहब आप परेशान ना हो, आपने तो पूरी मेहनत की है ना, लेकिन अभी ये मिस्टर जो ये गौकन बजा रहे हैं क्या बाद में मैं इनसे उधार भी ले सकता हूँ, मैं देखता हूँ। सारे किंशु की तरफ देखते हैं और फिर प्रोफेसर कहता है कि किंशु क्या वो हमें अपना गौकन वो उधार में दे देगा। किंशु प्रोफेसर की तरफ देखता है और फिर कहता है कि उसने मुझे चुनौती दी है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और फिर वो उसके बाद मिस्टर जू को देखने लग जाता है कि जैसे वो अपने गिटार बजा रहे होते हैं। साथ ही वो ख़त्म करता है और लोग तालियां बजाना शुरू करते हैं, कहते हैं कि एक दफ़ा फिर से गाओ मिस्टर जू, आपकी संगीत सुन के हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। साथ ही मिस्टर जू किंशु के पास आते हैं और कहते हैं कि वैसे मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ तो है ही नहीं, चलो इसके बावजूद मैं आपको देख लेता हूँ कि तुम क्या करते हो। किंशु कहता है कि मेरे पास गौकन नहीं है, क्या मैं आपसे उधार ले सकता हूँ, आपने इसको बजा लिया है, अब मेरी बारी और मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जू किंशु की बात सुनकर कहते हैं कि गौकन और कार वो वाहिद 2 चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं कभी भी किसी को नहीं देता और वैसे भी तो मुझे हरा भी नहीं सकते और लिहाजा मेहरबानी करके इसको जाने दो कि तुम्हारे पास एक गौकन तक तो नहीं है। साथ ही किंशु मिस्टर जू के ऊपर से जंप लगाकर आगे चला जाता है और उसको कहता है कि हैरान ना हो, इस तुम्हें तो इससे भी ज़्यादा लोगों से नफरत मिलनी चाहिए जितनी कि तुम्हारी बदसूरत शक्ल है। किंशु कहता है कि गौकन के टून बजाने के लिए और उसी की तरह का संगीत बजाने के लिए क्या मैं किसी और चीज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब कोई दूसरा आला। साथ ही मिस्टर जो कहते हैं ठीक है तुम उसे जीत के दे दिखाओ और वैसे भी तुम पागल हो जो कि तुम किसी भी और आले से इस गौकन का संगीत निकाल लोगे। किंशु कहता है लगता है कि ये पागल है, ये मुझे अभी नहीं समझ सकते और वो गिटार को उठाने आगे की तरफ चला जाता है। किंशु गिटार को उठाता है और वहाँ पे थोड़ी बहुत ही उसकी सेटिंग करता है और उसके बाद उसको बजाना शुरू कर जाता है। जैसे ही किंशु ये बजाता है तो वहाँ पे तीनों लोग खड़े किंशु को हैरानगी के साथ देखना शुरू कर देते हैं। वो तीनों कहते हैं कि नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता कि वो किंशु गिटार को गौकन की तरह कैसे बजा सकता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड 69 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।